हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और बहुत सारे बच्चों का आजकल डाउट रहता है, फ्रेशर्स का, सेकंड ईयर्स का, थर्ड ईयर्स का, कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों होता है, क्या ये नेसेसरी है और कैसे इसको कर सकते हैं हम। तो आज इसी वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंटर्स बना के लाया हूँ और स्टार्टिंग में मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं खुद एक कम्पिटिटिव प्रोग्रामर नहीं हूँ। मैंने सीपी के कुछ सवाल कर रखे हैं। कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नेसेसरी नहीं होती कोई एक अच्छी प्लेसमेंट निकालने के लिए, मतलब ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप करते हो आपको एक एडवांटेज मिलता है, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, ना ही ये नेसेसरी है कोई एक अच्छी प्लेसमेंट निकालने के लिए। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है जिसके लिए आई वुड से कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि यार कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है। काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता कि सीपी होती क्या है। तो सीपी यानी कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली यार सीपी का क्वेश्चन डीएसए के क्वेश्चन से अलग नहीं होता। अगर आपको यार अभी तक यही नहीं पता कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्या होता है, तो पहले तो वो वीडियो जाके देखो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बेसिकली कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस, बट उसको एक कॉन्टेस्ट की फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, राइट। अब जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर पढ़ते थे, तो जब आप जेई मेंस या जेई एडवांस का पेपर देते हो तो वो एक तरीके से आपका एक कॉन्टेस्ट होता है, एक एग्जाम होता है, जिसमें आप फिर टेस्ट करते हो कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि कॉन्टेस्ट वर्ड होता है ये, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट में बेसिकली क्या होगा, डीएसए के 3 से लेकर 6 सवाल आ सकते हैं आपको वो सॉल्व करने होते हैं गिवन टाइम में। जैसे मान लो कोड फोर्सेस नाम की वेबसाइट है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन होते हैं, लेवल ईजी से लेकर बहुत हार्ड तक, और उसके लिए आपको 2 घंटे या उससे ज़्यादा कभी कभी मिल सकता है। तो आपको उस टाइम फ्रेम में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करने होते हैं। तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज बेसिकली सॉल्विंग कॉन्टेस्ट। एंड जब आप कॉन्टेस्ट सॉल्व करते हो तो एक्चुअली में क्या होता है कि आपके साथ हज़ारों लाखों लोग दुनिया भर से उस कॉन्टेस्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको यार एक रैंक मिलती है, आपकी एक तो उस कॉन्टेस्ट की रैंक आएगी कि यार सारे जितने भी दुनिया में से 1000 लाख लोग दे रहे हैं उसमें आपकी रैंक कहाँ पे आती है। अब रैंक उस सेंस में आती है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और वो कितनी जल्दी सॉल्व किए, ठीक है। तो इससे आपको पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इन टर्म्स ऑफ कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। जितने भी लोग हैं वहाँ पे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अब यूजुअली यार मैं बताता हूँ लोग इसको क्यों करते हैं, और इंडिया में भी लोग इसको क्यों करते थे। सीपी इसलिए भी शुरू किया था कि भाई, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, प्लेसमेंट्स में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। अगर आप एक कम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो तो आपका जो डीएसए का लेवल हो जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चंस इतने सारे सॉल्व कर लेते हो, आप बहुत तेज़ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि जब आपके एक्चुअली में प्लेसमेंट के टाइम कोडिंग राउंड होते हैं, जो कि काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट ही होते हैं, ठीक है, जब आप वो देते हो तो आपको वो बहुत आसान लगने लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये एडवांटेज देता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको अपनी प्लेसमेंट में एडवांटेजेस लेने हैं, अपनी कोडिंग को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बट कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वैसे इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ एन इवेंट कि आपको बस अपनी एबिलिटीज टेस्ट करनी है। तो जिसको यार मज़ा आता है कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने में, यूजुअली उसको करनी चाहिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि यार कौन सी लैंग्वेज के साथ सीपी को शुरू करें। अगर हमें कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो सी प्लस प्लस के साथ करें, जावा के साथ करें, पाइथन के साथ करें, जावास्क्रिप्ट के साथ करें। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन होता है कि अगर आपने कोडिंग शुरू नहीं की है या फिर बेसिक्स पढ़े हैं तो आप सी प्लस प्लस से करो, फास्ट होती है लैंग्वेज ज़्यादा। लेकिन अगर मान लो आप जावा का एक कोडर हो और आपको जावा का सिंटैक्स बहुत अच्छे से आता है, या फिर पाइथन हो गया, फिर कोई और लैंग्वेज, उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी कर दिया और अच्छा खासा आपने पढ़ाई कर ली है, कुछ 2-3 महीने मिनिमम, तो आप उसके अंदर भी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अगेन सीपी इज जस्ट सॉल्विंग डीएसए प्रॉब्लम्स, बट वो जो प्रॉब्लम्स होती है वो थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, राइट, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, क्या सीपी से आपको एडवांटेज मिलता है प्लेसमेंट में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल मिलता है प्लेसमेंट में आपको एडवांटेज, क्योंकि प्लेसमेंट में एक कोडिंग राउंड होता है। तो कोडिंग राउंड भी कॉन्टेस्ट की तरह ही होता है, पर उसमें काइंड ऑफ आपके कॉन्टेस्ट से यूजुअली ज़्यादा आसान क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो जो इंसान कॉन्टेस्ट दे चुका है, कॉन्टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, हर हफ्ते आपके कॉन्टेस्ट अकर होते हैं, या हर 2 हफ्ते। लीड कोड पे भी बाई वीकली करके होता है, कोड फोर्सेस पे भी होते हैं, कोड शेफ पे भी होते हैं, बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सब में कॉन्टेस्ट होते हैं। जितने कॉन्टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा देते रहोगे, ये बेसिकली अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे पहले तो मॉक टेस्ट आप देते थे, राइट। तो कॉन्टेस्ट आर काइंड ऑफ मॉक टेस्ट, बट अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स। तो जितने आप यहाँ पे ज़्यादा करोगे आपको एक एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है प्लेसमेंट में। दैट बीइंग सेड, अगर आप नहीं भी करते हो, आपने अपना डीएसए भी अच्छी तरीके से कर रखा है किसी कोर्स से या खुद से, तो यू आर गुड टू गो। अब अगला क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा एक एफएक्यू है कि क्या हम कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को शुरू कर सकते हैं बिना डीएसए करे। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर है ये बात। आप सबसे पहले तो यार कोई भी लैंग्वेज जैसे पकड़ रहे हो सी प्लस प्लस या फिर जावा,
पहले आप उसके बेसिक्स खत्म कर दो। बेसिक्स मतलब आपको उसका इनपुट आउटपुट, लूप्स, कंडीशनल्स, पैटर्न प्रिंटिंग, फंक्शंस, थोड़ा बहुत रिकर्जन आई वुड से, राइट, इन सब के बारे में लूप चलाना आना चाहिए और एरे आना चाहिए और स्ट्रिंग्स आने चाहिए, ठीक है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हो गए ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है। और साथ साथ एक और चीज़ बोलूँगा, बेसिक सॉर्टिंग भी अगर आपको आती है। बेसिक सॉर्टिंग क्या, बिल्ट इन सॉर्ट यूज़ करना होता है। सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो तो यू आर गुड टू गो। आप बेसिक C++ या बेसिक जावा करके, बेसिक कोई भी लैंग्वेज करके डायरेक्टली CP स्टार्ट कर सकते हो। CP के कॉन्टेस्ट देना आप शुरू कर सकते हो। अब अच्छी बात क्या होती है कि जैसे कोड फोर्सेज है, उस पर 6 प्रॉब्लम्स आती है हर कॉन्टेस्ट में। तो कोड फोर्सेज के यूजुअली जो A B C होते हैं वो ईजियर साइड पे होते हैं, मतलब ईजी टू हार्ड चलता रहता है। तो इनिशियली भी जो A स्पेसिफिकली A वाली प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग की 6 में से फर्स्ट प्रॉब्लम, तो वो बेसिक्स पे ही यूजुअली आधारित होती है। एरे तक उसमें पूछी जाती है यूजुअली चीज़ें, तो आप वो सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो एक आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि यार मैंने DSA तो ख़त्म नहीं किया बट मैं CP के सवाल कर पा रहा हूँ, राइट। तो एक बेसिक चीज़ करके जाना। और आप साथ साथ अपनी CP के जर्नी के साथ साथ जो क्वेश्चन, अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन आता है जिसमें टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, फिर आपको पता लग रहा है अच्छा ये क्वेश्चन तो यार हमें हैश मैप के साथ करना है। हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है, हमने तो अभी तक पढ़ा नहीं, तो आप फिर उसको पढ़ सकते हो, उसके सवाल कर सकते हो। धीरे धीरे साथ साथ आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करते रहना और कॉन्टेस्ट देते रहना, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आराम से होती रहेगी। अब अगला सवाल होता है हाउ टू स्टार्ट विद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। भाई सुन तो बहुत लिया, लेकिन हमें स्टार्ट करनी है, हमारा मन है जेन्युइनली। तो यहाँ पे अगर आपका मन बन रहा है, आपको कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आपके दोस्त भी, आपका एक अच्छा ग्रुप बन पा रहा है जो सब कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, तो स्टार्ट करना बहुत सिंपल है यार। हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते कॉन्टेस्ट देते रहो। अब देखो, मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर से बात की है, हमारे यहाँ पे इंटर्न्स भी थे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स, उन सब में यार एक चीज़ कॉमन थी। यूजुअली मेरे कॉलेज में भी यूजुअली जितने भी यार CP वाले लोग थे फर्स्ट ईयर में शुरू हो जाते हैं, मैक्स टू मैक्स सेकेंड ईयर में शुरू हो ही जाते हैं। कुछ मेरा एक और दोस्त था जिसने थर्ड ईयर में स्टार्ट की थी CP, बट वैसे फर्स्ट ईयर वाले यूजुअली स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट ईयर में ही अपना CP शुरू कर देंगे। और उनका पता है खास बात क्या होती है, वो कभी भी किसी कॉन्टेस्ट को मिस नहीं करते। जैसे मान लो रात को 8 बजे कॉन्टेस्ट है, कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कोई फंक्शन हो, कुछ हो, वो कहीं जाते ही नहीं थे, वो कॉन्टेस्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस चीज़ के लिए आपको यार कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेगी। अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट हो गया, ठीक है, घूमना फिरना हो गया, वो भी करो, लेकिन कॉन्टेस्ट के दिन वो हमेशा कॉन्टेस्ट देते थे। तो कॉन्टेस्ट हमेशा देना, भले ही 6 में से एक क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, फिर उसके बाद यार दूसरा क्वेश्चन का ट्राई करना, तीसरा का ट्राई करना, ऐसे ऐसे करके करना। मैंने भी जितने यार 2 से 3 कॉन्टेस्ट जब दिए थे, तो उसमें भी स्टार्टिंग के सवाल तो मेरे से ऑब्वियसली सॉल्व हो पा रहे थे, ठीक है। तो वो आपसे भी सॉल्व हो पाएंगे। अब अगला सवाल आता है बच्चों का मेन, कि भाई सिर्फ सिंबल, स्टेटस सिंबल बनने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कि यार कितने टाइम में हम मास्टर बन सकते हैं। अब ये मास्टर क्या होता है, या फिर हम कितने टाइम में एक 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार कोडर बन सकते हैं। तो यहाँ जो मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कोड फोर्सेज हो गया, कोड शेफ हो गया, तो यहाँ पे आपको एक रेटिंग मिलते जाती है। रेटिंग मतलब जितने आप अच्छे कॉन्टेस्ट देते रहोगे, जितने ज़्यादा सवाल सॉल्व करते रहोगे, जितनी जल्दी, जब जैसे ही आपकी रैंक्स इंप्रूव होते रहेगी ना, तो आपको एक रेटिंग मिल जाती है। जैसे कोड शेफ में आपको स्टार्स मिल जाते हैं कि आप 1 स्टार कोडर हो, 2 स्टार हो, 3, 4, 5, जो जितना ज़्यादा स्टार उतने बेटर आप कोडर हो, टेक्निकली स्पीकिंग। और कोड फोर्सेज में इनके नाम अलग होते हैं, जैसे कि प्यूपिल होता है, फिर उसके बाद प्यूपिल से पहले भी होता है बट प्यूपिल होता है, फिर स्पेशलिस्ट कोडर बनते हो आप, फिर एक्सपर्ट बनते हो, फिर कैंडिडेट मास्टर बनते हो, फिर मास्टर बनते हो, उसके बाद आप इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो तो चलो अलग बात है। तो अगर आप, काफ़ी लोगों का होता है कैंडिडेट मास्टर कैसे बने। कैंडिडेट मास्टर वैसे एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप हो कोड फोर्सेस पे कैंडिडेट मास्टर, तो इट इज़ अ वेरी क्लियर थिंग कि आप एक अल्टीमेट कोडर हो, और आपके जैसे बहुत कम लोग इंडिया में एग्जिस्ट या पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ ट्रू। अब देखो, ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि हर एक इंसान कैंडिडेट मास्टर नहीं बन सकता, ठीक है। एक लेवल आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है हमारे खुद के इंटेलेक्ट का भी, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, और इसमें बुरी मानने की कोई बात नहीं है। और ज़रूरत भी नहीं है कि हमेशा हम कैंडिडेट मास्टर बन पाए, ठीक है। सेम गोज ट्रू फॉर मास्टर, जो उससे भी ज़्यादा हार्ड है। हमारे पूरे कॉलेज में 2 ही कैंडिडेट मास्टर थे मेरे बैच में, और 1 ही मास्टर था। तो आप समझ सकते हो मास्टर तो होते ही नहीं है, बहुत ही कम लोग होते हैं। तो इट इज़ वेरी हार्ड, बट अगर आप एक एक्सपर्ट कोडर भी बन जाते हो तो इट टेल्स दैट यू ऑलमोस्ट नो एवरीथिंग, एंड आप ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो आप कभी भी ये गोल मत रखो कि कैसे मैं ये एग्जैक्ट चीज़ बन जाऊँ। हो सकता है यार उतना इंटेलेक्ट आप या उतना इंटरेस्ट डेवलप ना कर पाओ, ठीक है, बट अपना बेस्ट ट्राई करना है इसमें, ठीक है। इवन दो अगर आप एक स्पेशलिस्ट कोडर भी बनते हो तो यू आर अ गुड इनफ कोडर। अगर आप एक 4 स्टार कोडर भी बनते हो तो यू आर अ गुड इनफ कोडर। एंड लास्टली मैं बात करना चाहता हूँ कि इवन अगर आपको कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आई वुड हाईली रिकमेंड आप इस वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट नहीं, गूगल पे लिखना A2OJ लैडर, A फिर 2 मतलब न्यूमेरिक 2, फिर O फिर J, AOJ कैपिटल में, ठीक है। ये आप गूगल पे लिखना,
A to OJ लैडर्स आ जाते हैं। लैडर्स मतलब ये कोड फोर्सेस के ही सवाल होते हैं, लेकिन आसान वाले सवाल होते हैं। जो मैं बोल रहा था ना कि ABCDEF वाले सवाल होते हैं, तो जो A वाला सवाल होता है आसान, ऐसे आपके 100 सवाल होते हैं, जैसे एक लिस्ट होती है, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। उनसे क्या होता है, एज केसेस सॉल्व करने की आपकी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर उनसे भी बन सकते हो। तो आसान क्वेश्चन आप डेफिनेटली CP के सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी एडवांटेज मिलता है आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा अब आपके लिए CP सही है या फिर नहीं है। तो कमेंट करके बताना अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो। बाय।